कि हम सब बंगाल पर अंग्रेज का आधिपत्य पढ़ ले रहे ना कि बंगाल के नवाब सबसे पहले जो बने रहा कौन बने रहा तो मुर्शिद कुली। बंगाल के नवाब कौन बने? अच्छा, बंगाल के नवाब की शासन काल कहाँ से कहाँ है? 1713 अपना बाद एक दामाद रहे सुजाउद्दीन वो बैठे उ 27 से 39 यानी 1727 1739 के बाद सरफराज अबै गद्दी पर मात्र 1 साल 39 से 40 के बाद कौन आए अलवर्दी के शासन काल कहाँ से कहाँ हो गया 40 से 56 ना तब ओकर दामाद कौन अबै सिराजुद्दौला ना ई कहाँ से कहाँ रहता 56 से 57 बस ना और में पलासी के युद्ध आई छै ना अलीनगर के संधि भी हो जाए ना। ओकरा बाद सिराजुद्दौला के धोखा कौन दै छन मिर्जा के शासन काल 63 से 57 से 60 फेरू 63 से 65 ठीक ना दू के शासन काल 57 से 60 63 से 65। अच्छा 60 से 63 कौन रहे तो मीर का ठीक ना 65 तक ला ओकरा 65 से 66 रहते ना निजाम उदौला 65 से 66 कौन रहता सैफ उदौला रहता 70 तक ला 66 से 70 तक ला और तकरा बाद मुबारक उदौला तो 1770 से 1775 तक ला यही ना रहा ठीक। अच्छा बक्सर के युद्ध कया होई छै 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी के 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी के ना ठीक केकरा के बीच होई छै अंग्रेज सुजा उदौला ठीक है अवध के नाम रहे बंगाल के नवाब बंगाल की तरफ से कौन रही है तो मीर कासिम ना एगो रहा तो दिल्ली सल्तनत यानी मुगल साम्राज्य कौन रही है तो शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज की तरफ से कौन रही है हेक्टर मुनरो जी जाए दूगो संधि होई छै कौन कौन इलाहाबाद के प्रथम संधि इलाहाबाद के दूसरा संधि। अच्छा इलाहाबाद के प्रथम संधि जो होई छै कहिया होई छै 12 अगस्त 1765 दूसर का संधि होई छै कहिया 16 अगस्त 1765 उससे पहले को पलासी के युद्ध होले रहा कहिया होले रहा 1757 23 जून 1700 केरा केरा बीच होई छै सिराजुद्दौला अंग्रेज तरफ से लाली अरे इधर प्रथम अपन से के कौन असन गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव पलासी के कौन रॉबर्ट क्लाइव वो जो बांडीवास के युद्ध होई छै ना 1760 में वो में रहे छै फ्रांसीसी की तरफ से लाली आ इधर जो रहते है अपना अंग्रेज की तरफ से ई कौन रहे छै आयर और उससे पहले बेदरा के युद्ध छै 1759 इसमें वो डच होई छै अकेले तरफ से अंग्रेज चला देखो आगे 42 नंबर देखले अंग्रेज के मैसूर से संबंध की रहे ना कि 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना ना ध्यान रखिए हो कि 1761 ईस्वी में हैदर अली कहाँ के शासक बना मैसूर का शासक बना कहे हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ कौन बोलते टीपू सुल्तान ना कि जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ना वो टोटल 4 गो है ठीक ना जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर दूसरा तीसरा चौथा और नीचा दे ले सब एक देख लो तो जो हैदर अली के मृत्यु जो होय छै ना वो कौन आंग्ल मैसूर युद्ध में होय छै तो दूसर का आंग्ल मैसूर जो कि चले छै 80 से 84 आ ओकरे बीच में हो जाए छै 1782 में इनका मृत्यु है के कर हैदर अली के ना आ मैसूर के शासन क्या बोला खुना तो 1761 ईस्वी बन गेल ठीक। अब देखो 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना ना। तो ये पूछता जो कौन शासक रहे जरा विदेश में मुख्यालय रहे यानी विदेश में राजदूत रहे ना ये है तो टीपू सुल्तान कल के देखो जैकोबिन क्लब के सदस्य बनलखिन ठीक ना। ये अपन हाँ ये अपन राजधानी कहाँ रहे मैसूर के भैया तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम ना टीपू सुल्तान अपन राजधानी कहाँ रखना तो श्रीरंगपट्टनम और वहाँ पर स्वतंत्रता के वृक्ष लगभग यानी कि स्वतंत्रता चाहते रहे ठीक ना। अब नीचा देखो पूरा देख ले कैसे टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाए। टीपू सुल्तान की कथी कला हो शेर ए मैसूर इनका मृत्यु क्या हो गया 1799 देखो
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और दूसरा आंग्ल मैसूर में केकर मृत्यु हो गल का इनका पप्पा हैदर अली के ठीक ना 1782 ईस्वी में और चौथा आंग्ल मैसूर जो होय छे 1799 में स्टार्ट होय छे और ओय में इनका की होय छे मृत्यु होय छे। तो हो गेला। अब देखो टीपू सुल्तान के एगो कथी कहल जाय छे तो शेर ए सुल्तान कहे टीपू सुल्तान के राशि झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। कथी की तस्वीर होती रहा शेर की तस्वीर। ध्यान रखिए टीपू सुल्तान की राशि झंडे पर कथी की तस्वीर है शेर के। राजधानी इनका कहाँ रहा है श्रीरंगपट्टनम। राजधानी श्रीरंगपट्टनम। नोट रही है कि 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली की नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। तो पढ़ ले हो ठीक है ना। देखो एक बार नीचा नोट में रही है ठीक है ना कि यह जो मैसूर युद्ध होले रहा ओकरा बारे में कि इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम आ अंग्रेज के सुल्तान सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी ठीक है। तो कौन कौन लड़ रहा था मैसूर के खिलाफ? हाँ हैदराबाद के निजाम ना मराठा ठीक ना अंग्रेज की संयुक्त सेना ना। तो मैसूर के तरफ से मैसूर के खिलाफ 3 गो हो गए ना। एगो कौन कौन हो गया? मराठा तो होइए गेले, हैदराबाद के निजाम होइए गेले ना। मराठा हैदराबाद के निजाम अंग्रेज तो रहबे करे ना। कौन कौन रहा? मराठा हैदराबाद के निजाम आ एगो कौन रहा? अंग्रेज तो रहबे करे। आ एक तरफ कौन रहा? तो मैसूर वाला असगर यानी कि हैदर अली चाहे टीपू सुल्तान करे ना। अब देखिए क्या है जे ई सब पढ़ो तो इम्पोर्टेंट है भाई। साथ साथ इहो याद रखे को जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहिया से कहिया होले आ कौन संधि के द्वारा समाप्त होले ना या गवर्नर जनरल कौन रहते सब पूछे छी ठीक। देखो ये अपन से के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बढ़िया था कैसे क्या होई छै? आंग्ल मैसूर युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध ना। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होई छै ना ई कहिया से कहिया होई छै? 1767 से 1769 तक ला। 1767 से 1769 एमे कौन कौन रहा है? तो अंग्रेज तो रहबे करे छे। एमे हैदर अली रहा। कौन रहा? हैदर अली। हाँ तो ई मैसूर की तरफ से कौन लड़त रहा है? हैदर अली मैसूर की तरफ से लड़ला। एमे ना प्रथम युद्ध में ध्यान रखिए हो जी प्रथम सुल्तान रहथिन हैदर अली जो कि अंग्रेज से हारलखिन ना। अंग्रेज से हारलखिन। ओकरा बाद दूसरका आंग्ल मैसूर युद्ध जो होई छै 1780 से 1784 में होई छै ना। आ ये में की होय छै जे हैदर अली के मृत्यु हो जाय छै। हैदर अली के मृत्यु कहिया हो गेला? 82 में हो जाय छै। 1782 में। और आगे जो 2 साल चले रहा इनका जगह पर इनका बेटा आया छै। कौन आया छै? टीपू सुल्तान। कौन आया छै? टीपू सुल्तान ना। इनका बेटा इनका जब पर आया जब मृत्यु आया तो कौन आया छै? टीपू सुल्तान ना। कहिया आया छै? 1782 के बाद टीपू सुल्तान आया छै ठीक। ओकरा बाद जो तीसरका आंग्ल मैसूर जो होई छै तो कहिया से क्या होई छै? 1790 से 1792। 1790 से 1792। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो होई छै लास्ट एगो 1799। 1799 ठीक ना। आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा कहिया हो गला? 1799। चले दार बोली कि प्रथम आंग्ल मैसूर जो होता कहिया होता? 1767। प्रथम आंग्ल मैसूर प्रथम आंग्ल मैसूर क्या हो गया? 1767। दूसरा आंग्ल मैसूर 80 से दूसरा आंग्ल मैसूर 80 से तीसरा आंग्ल मैसूर 60 में है ना। लगभग 70-60 के आसपास है ना। 67 से 69 फिर 80 से 84 फिर 90 से 92 एगो लास्ट ना है। तो 1767 से 69 तक कौन आंग्ल मैसूर दूसरा का आंग्ल मैसूर 80 से 84। तीसरा आंग्ल मैसूर 90 से 92। चौथा आंग्ल मैसूर अच्छा इनमें कहता है हैदर अली के मृत्यु कहिया हो जाए 1782। हैदर अली के मृत्यु 1782। और 1799 में ना टीपू सुल्तान
सुल्तान के मृत्यु है एमे तो टीपू सुल्तान लड़बे कलखिन है ना। तो टीपू सुल्तान के मृत्यु कहिया होय छै 1799 टीपू सुल्तान के मृत्यु याद होला। तो प्रथम अंग में शुरू कहिया हो गेला 67 से 90 दूसरा अंग में शुरू 90 से 99। अब देखो ये पूछता ना कि ई सब जे संधि फिर ई सब जे समाप्त होलै है माने कि जब 1767 में होलै रहा 69 में फिर कोई संधि के तहत समाप्त होबे ना करे छै। तो कौन संधि होलै ठीक ना। तो प्रथम में जैसे का कोड है मामाश्री ममंगश्री चाहे मामाश्री कुछ के याद रखा ठीक ना। तो मां से कौन संधि होला मद्रास के संधि। मद्रास के संधि कहिया हो जाता जहिया खत्म होते ना जहिया खत्म होता है तहिए संधि हो जाए ना। हाँ तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर जो खत्म हो जाए कौन संधि के तरफ तो मद्रास की संधि ना। आई कहिया हो जाता खत्म कहिया होला 1769 में। यो ध्यान रखियो कि अगर ई याद हो गेले कहिया खत्म होले तो अपने याद हो मद्रास के संधि 1769 में ना। आई करते कौन तो हैदर अली करते कदा कोई रहबे करे। दूसरा कौन रहे तो मंगलौर की संधि मंगलौर की संधि दूसरा मंगलौर की संधि ना। ई कहिया हो जाता 1784 में। तीसरा हो जाता श्रीरंगपट्टनम की संधि ना। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि ई कहिया होता है 1792 में। आ चौथा में मर जाए टीपू सुल्तान तो मर गए कोई संधि न होले। लेकिन होय छै कथि कि जब ई मर जाए ना तो एगो बडियार के स्थानीय शासक रहे जो कि एगो छोटा रहे ना छोटा बालक रहे ओकरा बैठा दे छै कौन संधि के तहत ते मैसूरे के संधि के तहत। कौन संधि के तहत मैसूरे। तो ई वाला न पूछे छै तो ध्यान रखियो कि ई जब मरे छै न तो बडियार के शासक रहे छै। आ देखलहो जे बेलजली अब आगे पढ़बो तो बेलजली सहायक संधि स्टार्ट करे छै ना। तो जैसे कि पहला जो रहे छै कौन अबै छै तो पहला HMT है ना हैदराबाद। तो मैसूर अबै छै ना 1799 ईस्वी में कौन सहायक संधि स्वीकार करे छै तो मैसूर। कला के टीपू सुल्तान मर जाए तो बडियार वाला अबै छै ना बडियार वाला बड़ी माने कि मैसूरे पर बडियार के एगो स्थानीय राजा माने कि एगो रहे छै ओकरा बैठा दे छै तकर बाद संधि कर ले छै बेलजली ठीक है। ये अपन से कथि रहे मैसूर रहे आ मैसूर से जो भी रहे से पढ़ ले लिया। एक बार पूछ लेलक कि कहता जे हैदर अली मैसूर के शासक क्या बदलाखिन 1761 ईस्वी में 1761 इसका मृत्यु कहिया हो गेले 1782 ईस्वी में। ओकरा बाद कौन बैठलाखिन टीपू सुल्तान ना। टीपू सुल्तान वो बादशाह के उपाधि कहिया लेलखिन तो 1787 ईस्वी में 1787 ईस्वी में वो अपन राजधानी जो श्रीरंगपट्टनम रहे ना वहाँ पर स्वतंत्रता के वृक्ष लगलखिन कहाँ तो श्रीरंगपट्टनम ना। उनकर झंडा पर कथी के चिन्ह रहे शेर के चिन्ह रहे ना। अच्छा कहता जे टीपू सुल्तान के मृत्यु कहिया हो जाए 99 ईस्वी। टीपू सुल्तान के मृत्यु 1799। शेर मैसूर क्या कहा जाए शेर मैसूर टीपू सुल्तान के कहल गेला। कहता जैकोबिन क्लब के सदस्य बने वाला प्रथम शासक माने चाहे प्रथम इधर कहा जाता कौन होता है टीपू सुल्तान जो मैसूर के तरफ से लखिन ना। इतना हो गेला ठीक। अब देखो कि सिख एवं अंग्रेज जो भी सीखलखिन है उनका बारे में अंग्रेज के बारे अपना सबके देखे के। तो सबसे पहले अपना सबके सीख के पहले गुरु याद करिए ठीक। आई भी एक बार देख ले कि प्रथम गुरु कौन है गुरु नानक। प्रथम गुरु नानक। सिख के प्रथम गुरु नानक। सिख के दूसरा गुरु अंगद। सिख के दूसरा गुरु अंगद। सिख के तीसरा गुरु अमर सिंह। सिख के तीसरा गुरु अमर सिंह। सिख के चौथा गुरु रामदास। सिख के चौथा गुरु सिख के पांचवा गुरु अर्जुन देव। सिख के छठा गुरु हरगोविंद। सिख के छठा गुरु हरगोविंद। सिख के सातवां गुरु हरराय। सिख के सातवां गुरु सिख के आठवां गुरु हरकिशन। सिख के नौवां गुरु सिख के 10वां गुरु गोविंद सिंह ना। इतना याद हो तो इनके बारे में पढ़ने में और आसान हो जाता ना। चलो देखो कि 43 नंबर है सिख एवं अंग्रेज। कहे सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक जो कि प्रथम गुरु रहथिन ना को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन बाबर
हुमायूं के समकालीन रहे ना। अच्छा, बाबर के शासनकाल कहाँ से कहाँ? 1526 से 1529। हाँ, तक बाद हुमायूं के 30 से 56। तो देखो इनका जो मृत्यु हो लगभग 1539 के आसपास हो ना हो ना, आ जन्म जाए 1469 में हो। ठीक, तो उनकर समकालीन होंगे। समकालीन मतलब की होले कि माने जे शासन रहते या हुनकर उहो रहथिन, माने उ शासन में लेकिन अलग रहथिन। अच्छा शासन ओकरे समय में। हां ठीक। तो देखो कि सिख संप्रदाय की स्थापना कहते जो कौन कलखिन है, तो गुरु नानक। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक। ई तो सिख संप्रदाय हो गेल। एगो सिख राजवंश होते, एक जस्ट बाद होते खत्म होते ना, तो सिख राजवंश स्टार्ट कर दथिन। कौन कर दथिन? तो गुरु रणजीत सिंह कर दथिन। कौन कर दथिन? रणजीत सिंह। वो गुरु ना रहे थे, वो राजा रणजीत। हां, राजा रणजीत सिंह। तो सिख साम्राज्य की स्थापना जाय करे के श्रेय जाय छै गुरु नानक के जाय छै। इनका जन्म कहिया हो गेला? 1469 जैसे एगो कहै छै जे पुनर्जन्म 96 में होय छै, लेकिन कोई जाय छै माने किताब नहीं, लेकिन 69 याद रखे, 69 आंसर दै छै। ठीक है। हां, कहै छै गुरु नानक के अनुयायी कथि करल के? त सिख कहल कहै छै बे बादशाह बाबर अकबर के, बाबर आ हुमायूं के समकालीन। तो ध्यान रखियो जे सिख के जो प्रथम गुरु रहथुन कौन रहथुन? गुरु नानक। ओ केकर समकालीन? बाबर आ हुमायूं। अब कहे 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को नानक की आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। यानी आध्यात्मिक मतलब समझला हो, पुनर्जन्म, यानी कि आध्यात्मिक मतलब ज्ञान के प्राप्ति। हाँ, ये हो गेले। ठीक है, 1796 ईस्वी में। ठीक, लेकिन 1496, लेकिन जन्म क्या हो जाए 1469 में हो छै। ठीक है। कहे गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। और गुरु नानक ने आपके अनेक स्थानों पर संगत, जिसका मतलब है कथी? धर्मशाला, आ पंगत, जिसका मतलब है लंगर, जो कि लंगर अभी भी चले अपना सब ना, खूब चले। जहाँ भी रहता ना, हाँ, जहाँ भी रहता कथी रहे सिख, यानी कि हुनकर सबके कथी रहे साहिब, पटना साहिब है ना, गुरुद्वारा। जहाँ भी गुरुद्वारा तो तहाँ लंगर चलता, डेली चले छे। हाँ, देखो तब गुरु नानक ने स्टार्ट कथी कलखुन? गुरु का लंगर। गुरु नानक स्टार्ट कथी कलखुन? गुरु का लंगर ना, जो कि निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। ठीक। और गुरु नानक ने अनेक स्थान पर संगत और पंगत। तो संगत मतलब कथी ले? धर्मशाला। पंगत मतलब लंगर हो गेला। पंगत मतलब लंगर। लंगर मतलब जो माने बैठ के एक साथ खलखिन आदमी, ओके लंगर कहलक ना। ठीक, देखते हैं होला कि कहते संगत और पंगत स्टार्ट कौन कलखिन? गुरु नानक। चाहे गुरु का लंगर जो स्टार्ट कौन कलखिन? गुरु नानक। ठीक, आगे देखो कहिए संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। अब प्रतिदिन कोई आदमी मिलता थी ना, तो वो माने कि उधर में ज्यादा विकास होले ना, कि मिल तो उधर आदमी अपना माने कोई अलग निःशुल्क खाना खलके तो अच्छा लगे तो आदमी अपना लेते, ना लगे तो कोई दिक्कत ना। ठीक, तो संगत और पंगत गुरु नानक के स्टार्ट करके एमे अनुयायी जो होते रहती ना, प्रतिदिन एक दूसरे से मिलत रहती ना। अब कहे गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हुई। ध्यान रखिए कि गुरु नानक की मृत्यु क्या हो गल? 1538 में। 1500 कहाँ हो गए? करतारपुर। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में। जन्म क्या होला? 1469। आध्यात्मिक पुनर्जीवन क्या प्राप्त करे? तो 1496 ना। एगो स्टार्ट कर उनका थे गुरु के लंगर पंगत, माने कि संगत पंगत स्टार्ट कर, ओए में पंगत में ही लंगर रहे ना। अच्छा, एक माने ये स्टार्ट करके ऐसे की होले कि माने कि सब आदमी प्रतिदिन मिलाइत रहे, जैसे कि उधर में थोड़ा ज्यादा विकास दर्ज करे। उसके बाद कहे गुरु नानक की मृत्यु क्या हो गेला? 1538 ईस्वी में। कहाँ हो गेला? करतारपुर में हो गेला। कहे गुरु अंगद एक बाद सिख के गुरु बने छे। तो दूसरा गुरु कौन है? गुरु अंगद। आ ई जे बैठता थो ना, माने जितना दिन बैठता थो, कितना दिन बैठे छे? तो 1539 से 1552 तक ला ही रहे छे। माने इनकर जन्म 1539 में ना होले, गुरु के पद उतना दिन लग। ठीक, तो सिखों के दूसरा गुरु थे, इनका प्रारंभिक नाम लहना। ते पूछता जे कौन सिख गुरु के नाम जो है लहना रहा, तो गुरु अंगद जो सिख के कैवा गुरु है? दूसरा गुरु होते। ठीक,
कहे इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। यानी कि लंगर व्यवस्था जो गुरु नानक स्टार्ट करथिन ना ओकरा अब अस्थायी बना देलखिन, जो अभी तक अपना सब देखल चलाई थी ना। तो ये पुस्तक की जो गुरु नानक स्टार्ट करलखिन लंगर व्यवस्था एकरा अस्थायी कौन बना देलखिन? अंगद, गुरु अंगद, जो केमा गुरु हथिन? दूसरा गुरु हथिन। अब आगे कहे छे कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। एहो अच्छा क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ कौन कर? गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद कर देलखिन। ओकरा बाद कहे छे सिक्कों के तीसरे गुरु अमरदास। सिक्कों के तीसरे गुरु अमरदास। तो देखो इधर जो भी हम सब पढ़लो अंगद से दूगो क्वेश्चन अच्छा हला कि एगो अलग कथी कि जो लंगर व्यवस्था रहे ओकरा अस्थायी बना देलखिन ना। आ गुरुमुखी लिपि के स्थापना माने कि लिखे के स्टार्ट कौन करलखिन? गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि लिखलखिन कौन? गुरु अंगद। तीसरा गुरु अब कौन हो गल? कौन? अमरदास। तीसरा गुरु अमरदास। ठीक, देखो कहे गुरु अमरदास ने हिंदू से पृथक होने वाली कई कार्य किए ना। कि हिंदू से अलग विवाह पद्धति जेका लवन कहल ना। तब पूछता जे हिंदू से अलग विवाह पद्धति कौन स्टार्ट करलखिन? अमरदास। गुरु अमरदास जो कमा गुरु हथुन तीसरा। और जो विवाह पद्धति अलग करलखिन ओकर नाम कथि रहल? लवन। उ कथि कहल है? लवन कहल है ना। कहे जे अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट किया और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए ना। कि होलै कि अमरदास से आकर अकबर मिललखिन ना। अकबर के शासन काल है ना 1556 से 1605। तो ए में इतर रहबे ना करथिन। तो एहे जाकर अमरदास से मिलखुन अकबर। हुनकर बेटी रहे कौन? बीबी भानी, जेकरा बहुत गांव दान में देलखिन। लगभग 500 बीघा के आसपास जमीन रही है। तो सब बात आगे आ जाते अपने से। कहे अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। तो पूछक रहा कि कौन सिख गुरु हथिन जो 22 गद्दियों की स्थापना कलखिन आ प्रत्येक पर एगो महंत के बैठलखिन? तो गुरु अमरदास। तीसरा गुरु अमरदास। अच्छा, ये अमरदास एक बार काम कलखिन कथी कि विवाह पद्धति अलग कलखिन हिंदू से, जेकर नाम कथी कहल? लवन। जेकर नाम कथी कहल? लवन कहल ना। अब जो सिख के चौथा गुरु अबै छिन रामदास अबै छिन। ई रामदास कौन रहे छिन? तब बीबी भानी के पति, बीबी भानी रहे ना ओकर पति यानी अमरदास के दामाद। ठीक, अमरदास के दामाद। तब बीबी के यानी बीबी भानी के पति रामदास सिख के चौथा गुरु। सिख के चौथा गुरु रामदास। सिख के तीसरा गुरु अमरदास। दूसरा गुरु अंगद। पहला गुरु कहे अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार उन्हें गुरु पद को पैतृक बनाया। ठीक ना। तो पुस्तक जो गुरु के पद के पैतृक बनलखिन को रामदास। गुरु के पद के पैतृक कौन बनलखिन? रामदास। और पैतृक से बैठलखिन कौन? तो अंगद अर्जुन बैठलखिन। ओकर बाद उनका बेटा बैठते उन्हें बैठते जाए ना। अच्छा देख लो जो 500 बीघा जमीन अकबर दल के बीबी भानी के। तो ऊपर एगो अमृतसर जलाशय के स्थापना करलखिन। एगो अमृतसर नगर बसल। एगो अमृतसर नगर बसलखिन। एगो अमृतसर जलाशय खुदवालखिन। एमे आगे जब अर्जुन देवा थे ना तो बीच में हरमंदर साहब के स्थापना करवा दे छिन। जल के बीचों बीच जो बीच में हाँ जलाशय खुदाते ना तालाब जो बने है ना ओकरा बीच में हरमंदर साहब हाँ ओकरे कहे स्वर्ण मंदिर। ठीक ना। आ ऊपर जो सोना चढ़ा देथुन पर राजा रणजीत सिंह चढ़ा दे। ठीक। अब गुरु के पद तो पैतृक हो गेले। अब पांचवा गुरु कौन बनल? अर्जुन देव। पांचवा गुरु अर्जुन देव। प्रथम गुरु दूसरा गुरु अंगद। तीसरा गुरु अमरदास। चौथा रामदास। पांचवा अर्जुन देव। अब अर्जुन देव के देखो की होय छै कि गुरु अर्जुन सिख के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिख के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणात्मक प्रथाओं और गीत संकलित है ना। कि आदि ग्रंथ में कथी संकलित है? तो गुरु के प्रेरणात्मक प्रार्थनाएं माने कि जो भी प्रेरणात्मक प्रार्थनाएं देते रहते से आज संगीत जो भी करते रहते उस सब में संकलित है। कथी में? आदि ग्रंथ। आ गुरुमुखी लिपि के स्टार्ट कलखुन कौन? तो दूसर का गुरु रखन कौन? अंगद। दोनों में कंफ्यूज है आदमी। ठीक ना। कि गुरुमुखी लिपि लखन कौन? गुरु अंगद जो कि दूसरा गुरु हथुन। अब पांचवा गुरु कथी लिख देलखुन? आदि ग्रंथ। पांचवा गुरु आदि ग्रंथ। देखो नोट में है कि गुरु ग्रंथ साहिब ना ये है
आदि ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ में सिख गुरु के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास की रचना भी सम्मिलित। कौन कौन हो गया कि देखो, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब है ना, तो वो में अच्छा बात के कर और ले गेले है, जैसे कि कबीर के भी अच्छा बानी में ले गेले है कुछ बात ना, जैसे रैदास हो गेलखिन, चाहे एक बार को ना तो नामदेव ना, जो कि महाराष्ट्र के रहथिन संत रहथिन ना नामदेव, तो नामदेव के हाँ तो नामदेव, रैदास आ एगो कबीर, ई सब के संकलन अपना सबके कहाँ मिले छे? आदि ग्रंथ। ध्यान रखिए कि कहता आदि ग्रंथ में इनमें से किनका संकलन मिलता है? ऑप्शन रहते तीनों में ना, जो नती से मार ले। कौन कौन हो गए? कौन? कबीर हो गए, रैदास हो गए, नामदेव। कबीर, नामदेव, रैदास। इधर बोला था कबीर, नामदेव, रैदास। कबीर, नामदेव, रैदास। इस सब के संकलन कहाँ मिले? आदि ग्रंथ। कुछ मिले छे जो अच्छा ऐसे अच्छा तो सब है। अब कहे गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब की स्थापना कर, जगह स्वर्ण मंदिर कि हरमंदर कि जैसे हमसे देख लो कि सबसे पहले तो 500 बीघा जमीन दिल के कौन? अकबर जगह दिल के ओहे जो 500 बीघा जमीन है वहाँ पर वो अमृतसर जलाशय की स्थापना कौन कर? तो रामदास स्थापना करके अमृतसर कहता जो अमृतसर नगर बसलखिन ना कौन? रामदास। अच्छा वो जो जलाशय बनलखिन बीच में, ओकरा बीच में हरमंदर साहिब के मंदिर कौन बना? अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव, लेकिन कमा गुरु रहथिन? ठीक। अब देखो कि पीछे पढ़ लो कि राजकुमार दारा सिख रहथिन, जो कि शाहजहां के बड़े पुत्र है ना रहे खुसरो। हाँ तो राजकुमार दारा खुसरो रहे ना, की सहायता करने के कारण शाहजहां के पुत्र न रहे, जहांगीर के पुत्र खुर्रम उ रहे छे, दारा सिख रहे छे ओकर ना, ए त खुसरो कि राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मरवा यानी कि फांसी पर लटका दिलखिन। फांसी पर लटका दिलखिन ना, कौन लटका दिलखिन? तो जहांगीर। ध्यान रखिए वाला क्वेश्चन पूछे छे कि 1606 ईस्वी में पूछता जे गुरु अर्जुन देव के केकरा द्वारा कौन मुगल शासक रहे जो कि फांसी माने उनका मरवा दिलके? जहांगीर। कौन रहे मरवा दिलके? जहांगीर। कहिया मरवा दिलके? 1606 में। कहिया मरवलके? कल्ला मरवलके। खुसरो के सहायता करलखिन, खुसरो के सहायता करलखिन, ओहे लेल मरवा दिलखिन केकरा? गुरु पांचवा गुरु अर्जुन देव मरवा दिलखिन। यहां से कैसो क्वेश्चन पूछते, एही लाइन में से तीनों क्वेश्चन पूछते इधर कि मरवा दिलके कहिया? मरवल के कौन? तो जहांगीर। मरवादल के कौन? जहांगीर ना। माने कि केकरा सहायता करे का? अब देखो कि सिख के छठे गुरु हरगोविंद, सिख के छठा गुरु हरगोविंद कहे इन्होंने सिख को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया। ध्यान रखिए वो क्वेश्चन पूछता हूँ कि सिख के सैन्य संगठन के रूप कौन दिलखिन? तो छठा गुरु कौन रहथुन? हरगोविंद। सिख के छठा गुरु हरगोविंद जे सिख के सैन्य संगठन के रूप दिलखिन। कथी के रूप दिलखुन? तो सिख के सैन्य संगठन के रूप कौन दिलखिन? हरगोविंद। सिख के सैन्य संगठन के रूप हरगोविंद दिलखिन ना। आई कामा गुरु रहथुन? छठा गुरु रहथुन ना। ठीक। आ ओकरा जगह पर एगो स्थापना करन कथी? अकाल तख्त, जेकरा कहल जाय छै ईश्वर के सिंहासन के स्थापना कौन करलखुन? तो छठा गुरु तो कौन? हरगोविंद। मांस खा ले लिए ना वगैरह, मांस खाने के पता हमरा सैनिक में जाती तो मांस ये बोललखिन कहे ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर के किला बंदी। एवं पूछता कि अमृतसर के किला बंदी करलखिन कौन? हरगोविंद। अमृतसर शहर बसलखिन कौन? रामदास। अमृतसर शहर बसलखिन कौन? रामदास। अच्छा एमे जो बीच में जलाशय ओमे को मंदिर हरगोविंद हरमंदर साहिब के मंदिर कौन? अर्जुन देव। अमृतसर के पूरा किला बंदी कौन करवा देलखिन? हरगोविंद। अमृतसर के किला बंदी हरगोविंद करवा देलखिन ना। आ ईश्वर के सिंहासन के स्थापना कलखुन, ईश्वर के सिंहासन के आ सिख के सैन्य संगठन देलखिन ना। अब देखो आगे कि सिख के साथ में गुरु हर राय होलखिन ना। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिलखिन। यही बात रहेगा कि सातवां गुरु कौन? हर राय। कि दारा सिख होले तो उनका आशीर्वाद दिलखिन। ठीक। सिख के 8वां गुरु हरकिशन। सिख के 8वां गुरु हरकिशन। इसकी मृत्यु चेचक से हुई
इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। तब पूछता जे कौन सिख के गुरु हथिन जरा दिल्ली जाकर अंग्रेज के समझावे औरंगजेब के समझावे के पड़ले किसी सिख जो है ना ऐसे हुई थी ना तो कौन हरकिशन इनका मृत्यु कथी से हो गेल चेचक से मतलब कौन सिख गुरु हथिन कैमा सिख गुरु हथिन जिनका मृत्यु चेचक से हो गेल तो 8वां उनका नाम कथी है हरकिशन उनका नाम कथी है हरकिशन। देखो कि सिख के 9वां गुरु तेग बहादुर सिख के 9वां गुरु तेग बहादुर ठीक ना। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। दूगो के मरवा दिलखुन केकरा एगो के औरंगजेब एगो के शाहजहां आयो के औरंगजेब तो शाहजहां केरा मरवल जहांगीर केरा मरवल कोना अर्जुन देव 1606 ईस्वी ठीक। एगो 9वां गुरु तुम तेग बहादुर उनका कौन मरवा दिलकै तो औरंगजेब मरवा दिलकै ना 1675 के हाँ 75 में ठीक ना। कहाँ मरवा दिलखिन तो शीशगंज के निकट गुरुद्वारा है वहाँ पर मरवा दिलखिन। अच्छा ई पटना अलखुन ना तो पटना में अलखिन माने पटना में इनकर शादी होले ना। जो 10वां गुरु हथिन कौन तो गुरु गोविंद उनका जन्म कहाँ होले पटना साहिब है ना पटना साहिब तहाँ पर उनका जन्म होले। जन्म देवे के हाँ औरंगजेब चलो देखा एकर मूल नाम त्यागमल ना बकला पत्नी गुजरी तेग बहादुर है 9वां गुरु जो हथिन उनका कथे का बकला। देखो सिख के 10वां गुरु हलकिन कौन तो गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वां गुरु गोविंद सिंह इनका जन्म 1666 में पटना में होले। ध्यान रखो कि सिख के कैमा गुरु के जन्म पटना में होले 10वां गुरु नाम कथी है गुरु गोविंद सिंह कया जन्म होले 1666 ईस्वी में। कहे गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिख के लिए 5 ककार अनिवार्य किए ना। हाँ तो सिख ये जो तुम अपने आप को सच्चा पातशाह कलक ना। इन्होंने सिख के लिए 5 ककार रखे के अनिवार्य कथी कथी रखे के देखो यह पूछता जो 5 ककार रखे के अनिवार्य कौन कह दिलखिन सिख के तो गुरु गोविंद सिंह। देखो जो सब प्रकार का केस रखा है मोराठा बनाई छी ना हमेशा एगो चक्कू रखा छी और कुछ रखा छी। देखो कथी कथी एगो तो तुम केस तो रखबे करे छी एगो कंघा मतलब कंघी हम सब सुनले से कृपान बनाइले से कच्छा एगो कड़ा हाथ में पहनला ना होय छै यानी पहनाई छै बल्ला। हां तो वो कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सी तो आदमी के नाम के अंत में सी औरत के नाम के अंत में कौर औरत के नाम के अंत में कौर शब्द जोड़ने के लिए कहा ना। कि हाँ सिख के 10वां गुरु कौन होलखिन गुरु गोविंद अपने आप के सच्चा पातशाह कलखिन। इनका जन्म हो गेलै 1666 ईस्वी में। ई 5 गो चीज रखे के अनिवार्य कलखिन ना कथी केस कंघा कच्छा कृपान एगो कड़ा याद रख केस कंघा कच्छा कृपान है ना। इनका जन्म कहाँ होले पटना कहाँ पटना साहिब में होले और पटना सिटी वहाँ पर है पटना सिटी में ही। हाँ अब देखा आगे एक मिनट देखत ना खत्म कर ले कि इनके 2 पुत्र फतर सिंह और जोरावर सिंह। इनका क्या पुत्र फतर सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंदी के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। इनके पर ना एगो अभी वीर बाल दिवस मनाया जाए जो कि 26 दिसंबर से मनाए के स्टार्ट हो गए। हाँ अभी घोषणा होले जनवरी में घोषणा होले अब जो दिसंबर मनाया जाते कथी वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। हाँ इनके दोनों भाई के जुड़ा उनके अथी पर ना। तो इनके 2 पुत्र कौन कौन फतर सिंह और जोरावर सिंह सरहिंदी के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। और 1699 ईस्वी में बैसाख के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना और पाहुल पद्धति प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। ध्यान रखो 2 चीज के खालसा पंथ और पाहुल प्रणाली खालसा पंथ और पाहुल प्रणाली की स्थापना कौन कर गुरु गोविंद सिंह। हाँ खालसा पंथ की स्थापना पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी कौन करलखिन गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सिख के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। बोले कहते कि माने कि देख लो ऊपर कि वजीर खां जो रहे सरहिंदी के मुगल फौजदार कौन है वजीर खां। इनका 2 पुत्र रहे फतर सिंह और जोरावर सिंह के दीवार में चिनवा दिल
जो पद रहे कथी रहे पैतृक रहे ना, तो ओना जितना अथिन रह तितना तो और माने कि उसे तबाह करते रहे, जो भी माने कि मुस्लिम शासक रहे वो तो तबाह करते रहे। तो ये कहलखिन कि जो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन कौन कलखुन रहा, तो अर्जुन देव। तो उनके वही जो आदि ग्रंथ जेका गुरु ग्रंथ साहिब हमसे कहे रहे, तो ओकरे कथी बना देलखिन गुरु ना, जे कथी कहलखिन जे एहे जो होता ना तो आदि ग्रंथ ई गुरु के काम करता, गुरु के वाणी के काम करते ना, या आज से ये तो सके गुरु है, गुरु के वाणी के रूप में हाँ एक ही आधार पर पूरा सिख धर्म चलता है। तो पढ़ता लगता प्रणाली तनका बताओ ना। आ पाहुल प्रणाली, पाहुल प्रणाली लिखे के कुछ लिखे के से स्टार्ट करके ना, वो पाहुल प्रणाली उस टाइप के होय छै, ठीक ना। वो तो क्वेश्चन ऐसे ना पूछबे कि एवं डायरेक्ट पूछता ना कि पाहुल प्रणाली के शुरुआत कौन करलखिन रहा, तो गुरु गोविंद सिंह। बस ये पूछता। ऐसा पूछता जे खालसा पंथ की स्थापना कौन करलखिन, गुरु गोविंद सिंह। ठीक। तो गुरु गोविंद सिंह ने सिख के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरु वाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। ये गुरु आदि ग्रंथ है ना, वह कथी काम करता है, सिख संप्रदाय के काम करते, गुरु के काम। कहे गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। डायरेक्ट पूछे छे कि इनका मृत्यु कहिया, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कौन कर दे छे, गुल खान नामक पठान। आ कहाँ पर करे छे, नादेर नामक स्थान पर। कहाँ करे छे, नादेर नामक स्थान पर। कहिया तो 1708 ईस्वी में। 1708 ईस्वी में केकरा मार दे छे, गुरु गोविंद सिंह के। कहाँ, नादेर नामक स्थान पर मारे छे। कौन मारे छे, कौन, गुल खान। और देखो आगे कि बंदा बहादुर का जन्म 1770 ईस्वी में 1670 ईस्वी पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ। और इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इसके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे ना। इतने रहे तो इतना कले से यहाँ से सैन्य संगठन स्टार्ट हुए थे, ठीक ना। ये जो गुरु जो 10 वर्ष उनके बारे में पढ़ा रहे लोग, इसके बारे में कल पढ़ ले गांधी हो गए और कला कल स्टार्ट होते अपना सबके कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ठीक ना। पहले स्टार्ट कर, पहले हम सब गवर्नर जनरल के नाम ही याद कर दे, उसके बाद उनमें से शासन नाम याद कर ले और में से अभी स्टार्ट कर ले। बंद करेंगे।